दोस्तों कहते हैं कि इंसान को जो है वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। यानी कि जैसा वक्त चल रहा हो उसी हिसाब से जो है उसको अब जो है उसी उसी वक्त में जो है ढल जाना चाहिए। और दोस्तों जो आज की कहानी है दोस्तों, वो कहानी दरअसल इसी के ऊपर आधारित है। एक लड़की होती है 22 साल की, जो कि वो इस दुनिया को तो छोड़कर चली ही जाती है। और इस दुनिया को छोड़ने के बाद दोस्तों वो उसके चक्कर में जो है कई लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और इसके पीछे की वजह यही होती है क्योंकि वो वक्त के साथ नहीं चलते हैं और वक्त की कदर नहीं करते हैं और अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं ढाल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों कहानी दरअसल ये सच्ची कहानी है और ये सच्ची कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बनारस। और बनारस ज़िले में ही एक थाना लगता है चौबेपुर। दोस्तों वो ये दरअसल जो है वाक़या चौबेपुर का है जो है। तो चौबेपुर में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जो है ज्ञानेंद्र होता है। और वो ज्ञानेंद्र 11 मार्च की सुबह वो अपने घर से निकलता है और निकलने के बाद वो अपने काम पे कहीं जा रहा था और उसके बाद वो रास्ते में देखता है कि जो है एक नदी होती है। उस नदी में जो है उस नदी के पानी में ऊपर जो है एक डेड बॉडी जो होती है वो किसी लेडीज़ की होती है, वो तैर रही होती है। तभी वो अपनी बाइक को एक साइड में लगाता है और साइड में लगाने के बाद वो उस जो है बॉडी के पास जाता है और जाने के बाद जैसे ही देखता है कि वो एक लेडीज़ है और वो जो है पूरी तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, मर चुकी है। उसके बाद दोस्तों वो तुरंत जो है पुलिस को, चौबेपुर थाने के जो पुलिस होती है वहाँ पे फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद मौके पर ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। और पुलिस वहाँ पर जब आती है तो उसको जो है रेस्क्यू कर वहाँ से जो है नदी से उसको बाहर निकाला जाता है। और निकालने के बाद दोस्तों उसकी शिनाख्त की जाती है, लेकिन ये जो है कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर पाता है क्योंकि जो भी आस पड़ोस के लोग जो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं पुलिस को देख करके और उसको जो है डूबी हुई को देख करके, दोस्तों उन लोगों से जब उसकी शिनाख्त करने के लिए कहा जाता है तो कोई उसमें ऐसा नहीं निकलता है जो कि उस लड़के की जो है शिनाख्त कर पाए। दोस्तों उसके बाद जो है पुलिस अपने हिसाब से जो है सोचती है कि कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद जो है पुलिस जो होती है वो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पूरी तरीके से जो है इस खोजबीन में लग जाती है। और साथ ही जो ज्ञानेंद्र होता है जिसने पुलिस को कॉल किया था, उसी के आधार पर जो है 302 के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और चूंकि पुलिस के पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे और कोई ऐसा क्लू भी नहीं निकल करके सामने आ रहा था जो किसी के खिलाफ वो कार्रवाई करे। हालांकि पुलिस अपने हिसाब से जो है पूरी तरीके से जो है ये चीज़ जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये लड़की जो है 22 साल की ये कौन है और इसका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी कोशिशें करती है। इसी तरीके से लगभग 4 से 5 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन कोई उसके बारे में ना तो थाने में रिपोर्ट लिखाने आता है और ना ही कोई जानकारी लेने के लिए आता है, ना कोई अपहरण का केस दर्ज करवाने के लिए आता है। तो इस तरीके से दोस्तों पुलिस समझ जाती है कि इसके खिलाफ कोई बड़ी से बड़ी साजिश हुई है। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो है उसकी जो फ़ोटो होती है डेड बॉडी की, उसकी फ़ोटो को एक अखबार के जो है माध्यम से उसको छपवा देती है। और दोस्तों जब छपवा देती है तो 2 दिन के बाद जो है उस अखबार को एक लड़का होता है रामेंद्र। दोस्तों वो लड़का जब उसकी उम्र तकरीबन 28 साल के आसपास होती है, वो भी उधर जो है चौबेपुर ही के बगल में रहने वाला होता है, दूसरे गांव का। तो दोस्तों जब वो उसको डेड बॉडी को देखता है, देखने के बाद वो तुरंत जो है चौंक जाता है और वो उसको उसकी जो है पूरी तरीके से शिनाख्त कर लेता है। और शिनाख्त करने के बाद दोस्तों वो जो है तुरंत पहुंच जाता है चौबेपुर पुलिस स्टेशन। और वहाँ पे जाने के बाद पुलिस की टीम से वो बात करता है और कहता है कि दरअसल जो आपके पास डेड बॉडी है उसको आप एक बार फिर से हमें दिखा दीजिए क्योंकि शायद जो है मैं उस लड़की को जानता हूँ। दोस्तों उसके बाद वो डेड बॉडी उसको दिखाई जाती है और डेड बॉडी दिखाने के बाद दोस्तों वो उसकी पूरी की पूरी तरीके से शिनाख्त कर लेता है। और शिनाख्त में ये बताता है कि दरअसल ये कोई और नहीं है बल्कि ये हमारी ही साली है और इसका नाम सोनिका है। इसकी उम्र तकरीबन 22 साल के आसपास है और ये दरअसल जो है वहीं चौबेपुर गांव में ही जो है रहती है। और इसके जो पिता होते हैं उसका उनका नाम जो है हीरा लाल है। और ये हीरा लाल की जो है सबसे छोटी वाली बेटी है और ये हमारी साली है। दोस्तों तो इसके बाद जो है उसकी बात पर जो है पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोस्तों पुलिस जाती है वहाँ पे छानबीन करने के लिए। यानी कि जो हीरा लाल का घर होता है वो हीरा लाल के घर के ऊपर पुलिस दबिश देने के लिए जाती है। लेकिन जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उनके घर में ताला पड़ा हुआ है और उनके घर में कोई ऐसा सदस्य था ही नहीं जो उनके बारे में कोई जानकारी दे सके। उसके बाद में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो शक की सुई होती है वो पूरी तरीके से इसके ऊपर जाती है कि जो शायद जो है इन्हीं के इसके घर वालों ने ही इसका जो है कत्ल करवाया हो
या इसका जो है मर्डर करवाया हो। दोस्तों इसके बाद जो पुलिस होती है वो आस पड़ोस के लोगों से पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो कुछ भी बताने में असमर्थ होते हैं और कोई भी बात वो नहीं बता पाते हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो है बहुत परेशान हो जाती है। हालाँकि अपने हर एंगल से जो है वो ढूँढने की उसको कोशिश करती है कि आखिर इसके पीछे राज़ क्या है और जो इसका कातिल है वो कातिल कौन है, मुजरिम कौन है, जिसकी तह तक जो है जा सके। पुलिस अपने हर एंगल से जो है उसकी जाँच पड़ताल करने में जुट जाती है। इस तरीके से तकरीबन 20 दिन लग जाते हैं उसको ढूँढने में, और लेकिन फिर भी जो है वो हीरा लाल जो होता है उसका, यानी कि जो पिता होता है उस लड़की का, वो उसको ढूँढे नहीं मिलता है। फिर पुलिस जो है अपने हिसाब से जो है एक खबरी लाल को लगाती है, और एक खबरी लाल के माध्यम से दोस्तों कम से कम 4 दिन के बाद जो है वो खबरी लाल एक रिपोर्ट देता है, और वो कहता है कि दरअसल ये हीरा लाल जो हैं ये इनको मैंने एक गांव में देखा है और वहाँ पर ये अपने 2 भाइयों के साथ में रहते हैं। दोस्तों उसी खबरी लाल की बताई हुई बात पर वो पुलिस की टीम वहाँ पर जा कर के छापा मार देती है, और छापा मारने के बाद वो वहाँ पर जो है उसको पाती है, और पाने के बाद दोस्तों उसको गिरफ्तार कर लाती है उन तीनों को, यानी कि एक तो हीरा लाल और जो 2 उसके भाई होते हैं, उन दोनों को जो है तीनों को गिरफ्तार करके जो है पुलिस थाने लेकर के आती है, और फिर उनसे पूछताछ करती है कि आखिरकार जो है इसका कत्ल किसने किया है, और जो इसका मर्डर है ये कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, किसने किया है। ये सारी बातें जब वो उनसे पुलिस पूछने लगती है तो दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं हीरा लाल, वो जो है रोने लगते हैं, और रो करके वो कहने लगते हैं कि दरअसल ये हमारी बेटी है, 22 साल की इसकी उम्र है और इसका नाम सोनिका है, और इसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि जो है मैंने खुद जो है इसका मर्डर करवाया है। और उसके बाद जब पुलिस इस बात को सुनती है तो कहीं न कहीं पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिरकार कोई अपनी सगी बेटी का जो है मर्डर कैसे करवा सकता है, और वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर उस पुलिस जो है उससे पूछती है कि आखिर इसके पीछे की ऐसी कौन-सी वजह थी जिसकी वजह से तुमने जो है इसका मर्डर करवा दिया। दोस्तों उसके बाद में जो है वो पूरी कहानी जो है बताता है। कहता है कि दरअसल बात ये थी कि हम हमारे घर में जो है हमारा जो परिवार है उसमें हम और हमारी बीवी और साथ में हमारे 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में जो है 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में जो है एक बड़ा लड़का था जिसकी हमने शादी कर दी थी, और एक बड़ी लड़की थी उसकी भी हमने शादी कर दी थी। तो चूँकि जब हमारी ये दोनों बेटियाँ हुई, इन दोनों में केवल 1.5-2 साल का फ़र्क होता है, तो जब ये जवानी की दहलीज़ पर चढ़ती हैं तो कहीं न कहीं मुझे इस बात की टेंशन होने लगती है, क्योंकि बेटियाँ जवान हो रही हैं, तो इनकी शादी भी करना है। तो इन दोनों के लिए हमने जो है रिश्ते की काफ़ी तलाश की, जो इधर-उधर कई सारे रिश्ते हमने देखे, लेकिन तभी इसी दौरान जब हमारी छोटी बेटी सोनिका को इस बारे में जो है खबर मिलती है कि हमने उसके लिए जो है लड़के जो है देख रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो एक दिन हमको जो है हमसे ये बात कहती है कि दरअसल पापा, मैं आपके ढूँढे हुए जो है रिश्ते से, आपके ढूँढे हुए लड़के से मैं शादी नहीं करूँगी, बल्कि मैं शादी उससे करूँगी जिससे मैं खुद प्यार करती होंगी। दोस्तों उसके बाद वो उसको जो है जो उसके पिताजी होते हैं वो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। क्योंकि उसके पिताजी जो होते हैं वो पुराने ख़्यालात के होते हैं, और उनकी वो एज भी काफ़ी थी, तो वो पुराने ख़्यालात के होते हैं, तो वो सोचते हैं कि जिस तरीके से माँ-बाप करते हैं वही सही है। दोस्तों वो अपने हिसाब से तो सही कर रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं था। दोस्तों उस तरीके से जो है फिर वो सोचते हैं कि ठीक है चलो, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं। दोस्तों फिर उससे जो बड़ी वाली उसकी बहन होती है, दोस्तों उसके बारे में एक रिश्ता, एक जगह वो बहुत अच्छा रिश्ता आता है, उसको वो लोग देखने के लिए जाते हैं, हीरा लाल के परिवार वाले। उस लड़के को देख करके वो लड़का पसंद कर लेते हैं, और फिर उसको तारीख दे देते हैं कि 10 मार्च को जो है आप हमारे घर पर आइएगा। और दोस्तों उसके बाद जो है वो लोग जो है कहते हैं ठीक है आएँगे, और उसके बाद वो लोग आने ही वाले होते हैं। तभी जो है उसको इस बात का जो है पता चल जाता है, ये सोनिका को, कि हमारी बड़ी बड़ी बहन का जो है रिश्ता ये लोग फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि बहन, ये क्या तू पागल हो गई है? क्या तू जो है पापा के बताए हुए रिश्ते से जो है शादी कर लेगी? क्या तू उसको जानती भी है? और तू ये सब क्यों कर रही है? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तू क्यों मार रही है? तू उससे शादी कर जिससे तू खुद प्यार करती हो। दोस्तों उसके बाद जो है उसको ये सारी चीज़ें जो है ये छोटी वाली बहन बड़ी वाली बहन को भड़का ही रही होती है, और उसी पर जो है थोड़ी सी दूरी पर जो है उसकी माँ इन सारी बातों को सुन रही होती हैं, और फिर वो ये सारी की सारी बातें यानी कि अपने पति और हीरा लाल को बता देती हैं। बताने के बाद दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं अपनी बेटी सोनिका से, और उसके बाद उसके पास आकर के उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम जो है अपना मुँह बंद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, और हमसे इस मामले में बिल्कुल भी ना उलझो, क्योंकि कल जो है मेहमान आने वाले हैं और रिश्ता जो है पक्का हो जाएगा, उसके बाद शादी भी होगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपना मुँह जो है पूरी तरीके से बंद रखना, कोई भी बात उन लोगों के सामने मत कहना। लेकिन वो इन सब सारी चीज़ों से अनजान होती है और बिल्कुल भी जो है अपने पापा की बातों को नहीं मानती है। अब तारीख होती है 10 मार्च।
दोस्तों 10 मार्च को वो जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की देखने के लिए आते हैं और तभी जो है नाश्ता पानी और खाने पीने का सारा इंतज़ाम हो जाता है। और जब बात आती है बातचीत की, तो जब वहाँ पर बातचीत चल रही होती है, तभी जो सोनिका होती है वो बीच में रोक-टोक करके कुछ ऐसी बात कह देती है, जो बात लड़के वालों को बहुत ही ज़्यादा जो है नागवार गुजरती है। और नागवार गुजरने के बाद दोस्तों जो लड़के वाले होते हैं वो उस शादी से जो है साफ-साफ इनकार कर देते हैं। और जब इनकार कर देते हैं तो उसके पिताजी जो होते हैं हीरालाल, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि वो मेहमान यहाँ से चले जाएँ, उसके बाद हम इसका देखो क्या करते हैं। जब वो जैसे ही मेहमान घर की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं दोस्तों, वो उसके ऊपर तुरंत गुस्सा उतारने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उसको डाँटते हैं, फटकारते हैं। और उसके बाद एक घर में एक बहुत ही मोटा डंडा पड़ा हुआ था, वो डंडा ला करके दोस्तों उसके सर पर मार देते हैं। और जैसे उसके सर पर मारते हैं, वो बेहोश हो करके वो ज़मीन पर गिर जाती है। और ज़मीन पर गिरने के बाद वो जो है पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है। और उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं वो गुस्से में घर से बाहर चले जाते हैं। और वो जो है घर से बाहर जाने के बाद गली मोहल्ले वालों को सबको बता देते हैं कि दरअसल हमारी बेटी जो है कुछ माइल्डली प्रॉब्लम थी उसको, तो उसने जो है जहर खाकर अपनी जान दे दी है। वो जो है मर गई है। अब चूँकि वो जो है अभी कुँवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो इसलिए उसको हम जला नहीं सकते हैं, बल्कि उसको जो है गंगा में जो है प्रवाहित कर देंगे। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर पर आते हैं और घर पे आने के बाद वो अपने जो दो उसके भाई होते हैं हीरालाल के, वो उनसे इशारा करते हैं। और इशारा करने के बाद दोस्तों वो फिर थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। और बाहर जाने के बाद एक ड्राइवर होता है जिसके पास 4 पहिया की गाड़ी होती है, उसके पास वो जाते हैं और उस गाड़ी को बुक करते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल हमारी बेटी का जो है देहांत हो गया है और वो ऊपर वाले को प्यारी हो गई है, क्योंकि उसने जो है जहर खा करके अपनी जान दे दी है। और वो कुंवारी थी, तो इसलिए उसको हम जला नहीं सकते हैं, बल्कि उसकी डेड बॉडी को जो है गंगा में प्रवाहित कर देंगे। तो गंगा जो है चलना है, वहाँ पर जो है आपको गाड़ी लेकर के चलना है। वो जो है गाड़ी लेकर के आ जाता है, उसकी डेड बॉडी को उसी गाड़ी में रखा जाता है। उसके 2 भाई और वो हीरालाल ये तीनों लोग जो है उसी गाड़ी में सवार होकर के चल देते हैं। थोड़ी दूर का जो है रास्ता ये लोग तय करते हैं, उसके बाद ये लोग गाड़ी रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद हीरालाल कहता है कि दरअसल हमें वॉशरूम जाना है, हम वॉशरूम होकर के अभी आ रहे हैं। दोस्तों क्योंकि इन लोगों के जो है पहले से प्लानिंग होती है, उसके बाद वो जो उसके दोनों भाई होते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी वॉशरूम करके आ रहे हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों ये तीनों भाई जो है उधर जाते हैं, थोड़ी दूर निकल जाते हैं इधर उधर वॉशरूम करने के लिए। तभी जो ड्राइवर होता है वो भी सोचता है कि चलो हम भी वॉशरूम कर लें। लेकिन जैसे ही ड्राइवर वहाँ से वो गाड़ी से उतरता है वॉशरूम करने के लिए, तो वो दोनों भाई उसके आते हैं और उसकी डेड बॉडी को उठा करके वो जो है एक वहीं पर पास में एक नदी होती है, उसी में उसको वो फेंक देते हैं। और उसके बाद वो लोग फिर वॉशरूम करने चले जाते हैं। लेकिन तभी जब ड्राइवर आता है, तो पानी में जब उसको फेंका जा रहा था तो उसकी आवाज़ से उसके कानों तक जाती है, तो वो अपनी गाड़ी के पास आता है और गाड़ी में देखता है कि उसकी डेड बॉडी वहाँ पे नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो लोग तीनों लोग वहाँ पर आ जाते हैं और आने के बाद वो उनसे कहता है कि दरअसल इसमें जो डेड बॉडी थी आपकी बेटे की वो क्या हुई। दोस्तों उसके बाद वो जो हीरालाल होते हैं वो उसको धमकाते हैं, डराते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो हम जो है तुम्हारी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, जैसे इसको ख़त्म किया है वैसे तुमको भी ख़त्म कर देंगे। वो दोस्तों उनकी धमकी से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, परेशान हो जाता है और वो अपना मुँह पूरी तरीके से बंद कर लेता है और किसी से कुछ नहीं बताता है। फिर वो सभी लोग जो है घर पर वापस चले आते हैं और आराम से जो है रहने लगते हैं। लेकिन तभी जो है उसको कुछ खबर मिलती है 11 मार्च को कि जो है किसी ने जो है वो डेड बॉडी को जो है वहाँ पर तैरते हुए देखा है और वो खबर पुलिस थाने में पहुँच गई है। तभी वो लोग सभी लोग घर छोड़ करके वहाँ से भाग जाते हैं और फिर उसके बाद खबरीलाल के ज़रिए जो है पुलिस उनको जो है पकड़ती है। और ये सारी मतलब यहाँ पर जो है पूरी कहानी उनकी ख़त्म होती है कि हाँ ये चीज़ जो है हमने अपनी बेटी के साथ किया है। दोस्तों उसके बाद जो पुलिस जो होती है उसकी एफआईआर दर्ज करके दोस्तों उसको जिला अदालत में पेश किया जाता है। और जिला अदालत में पेश करने के बाद उसको जो है सज़ा मिल जाती है उन तीनों को। और जो है तीनों लोग वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और दोस्तों ये कहानी दोस्तों जो होती है ये यहीं पर जो है ख़त्म हो जाती है। दोस्तों इस कहानी में आखिरकार जो है किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि इंसान को जो है वक्त के साथ साथ चलना चाहिए कि कब किस तरीके का जो है वक्त चल रहा है और उसी हिसाब से जो है उसको अपने अपने में जो है ढाल लेना चाहिए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।